नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजधानी रायपुर में तमाम सरकारी भवनों के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारे नागरिक हमारी प्राथमिकता हैं। कोरोना काल से पहले प्रदेश में नए विधानसभा भवन, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रीगण व वरिष्ठ अधिकारियों के आवास, नए सर्किट हाउस, इन सब के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया था। आज संकट के समय इन सभी निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाती है। अब इस नए आदेश के बाद जाहिर तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर नैतिक दबाव बढ़ जाएगा कि वो दिल्ली में चल रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोके। वैसे बघेल के इस कदम को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उस चिट्ठी के जवाब में उठाया गया कदम माना जा रहा है, जिसमें नड्डा ने चिट्ठी लिखकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछा था कि कांग्रेस दोहरा मानदंड क्यों अपना रही है। केंद्र सरकार से दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के काम को जारी रखने पर सवाल करने वाली कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जारी नए विधानसभा, राजभवन, मंत्रियों, अफसरों के लिए भवनों के निर्माण पर खामोश क्यों है। महामारी के बीच अब बघेल सरकार के इस कदम के बाद सरकारी खर्चे पर हो रही सियासत और ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भूपेश बघेल के ट्वीट के बाद प्रधानमंत्री के नाम एक ट्वीट किया है। जयराम रमेश ने लिखा है कि प्रिय प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र में जिम्मेदार और सुनने वाली सरकार ऐसे ही काम करती है। छत्तीसगढ़ सरकार हर चीज से पहले अपनी जनता को प्राथमिकता दे रही है। दोगुनी ताकत से वहां की सरकार कोविड-19 से लड़ रही है। आप कब सीखेंगे और इस सेंट्रल विस्टा का पागलपन कब रोका जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय का दौरा किया। प्रभारी मंत्री सुरेश राणा के साथ सीएम योगी ने एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सभागार में बैठक की। उन्होंने कहा कि एएमयू में शिक्षकों की हो रही मौत का सच जानने के लिए यहां आया हूं। यहां के 16 में से 10 शिक्षकों की मौत कोरोना से हुई और अधिकांश शिक्षकों ने वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली थी। प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और एएमयू के वीसी और दूसरे चिकित्सकों के साथ सीएम योगी ने बैठक की। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। बैठक के बाद कोरोना को लेकर किए गए इंतजाम के बारे में योगी ने मीडिया को जानकारी दी। इससे पहले योगी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण भी किया। एएमयू में यहाँ पर 16 ऐसे लोग हैं जिनकी कोविड से मौत हुई है, जिनमें 10 की यहाँ हुई, 4 की अलग अलग स्थानों पर हुई और 2 दिल्ली में जिनकी मौत हुई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो पहले चरण में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में लोग वैक्सीन नहीं लगा पाए थे, यहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उन्होंने डिमांड की थी। राज्य सरकार ने उन्हें ऑक्सीजन आपूर्ति एलएमओ कल से प्रारंभ कर दी है। लेकिन कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही जांच करने में पीछे रह गए हैं। यानी सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक जब मामलों में उछाल आया तब भी इन राज्यों ने कुल जांच का 70% आरटी-पीसीआर जांच नहीं किया था। जब मामले बढ़े तो आंकड़े बताते हैं कि कुल जांच का आरटी-पीसीआर 31 से 56% के बीच ही झूलता रहा। हमारे सहयोगी परिमल की रिपोर्ट। संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन उस लिहाज से टेस्टिंग नहीं। बिहार के अप्रैल और मई के आंकड़ों को देखें तो जहां अप्रैल के शुरुआती 10 दिनों में 3,41,742 आरटी-पीसीआर टेस्ट किए गए, वहीं मई के शुरुआती 10 दिनों में आरटी-पीसीआर का यह आंकड़ा 2,02,004 पर सिमट गया। आरटी-पीसीआर टेस्ट में गिरावट आई, जबकि इससे दर्ज होने वाला पॉजिटिविटी रेट अप्रैल के मुकाबले करीब 7 गुना ज्यादा जा पहुंचा। अप्रैल में जहां 10 दिनों में आरटी-पीसीआर की पॉजिटिविटी रेट औसतन 2.69% था, वो औसत मई के 10 दिनों में 20% पर जा पहुंचा। टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश का हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं। ये तुलना भी अप्रैल और मई के शुरुआती 10 दिनों के आंकड़ों के आधार पर है। मामले बढ़ने के साथ साथ टेस्टिंग जरूर बढ़ाई गई, पर कुल टेस्ट का 70% आरटी-पीसीआर पर नहीं पहुंचा जा सका। अप्रैल के शुरुआती 10 दिनों में 8,03,613 आरटी-पीसीआर टेस्ट किए गए। वहीं मई के शुरुआती 10 दिनों में यह बढ़कर 11,97,011 तक जा पहुंचे, पर कुल टेस्ट के करीब 56% ही आरटी-पीसीआर रहे।
यही नहीं, अप्रैल में 40 से 48% के बीच रहने वाले RT-PCR टेस्ट मई में 43 से 56% के बीच रहे। ये महज टेस्ट में फेल होना नहीं, बल्कि संक्रमण को समझने और काबू में करने को लेकर नीति और नीयत पर सवाल है। घरों में जाने जा रही हैं, पर पता ही नहीं कि वजह क्या है। आबादी खतरे में है, पर नीति अमल में लाने वाले मानो अनजान हों। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के गांव भी कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। कई गांवों में हर रोज मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है। दिल्ली में कुछ गांव तो इस तरह के भी हैं जहां 500 से ज्यादा मामले सामने आए। ग्रामीणों को अब भी आसानी से अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। तस्वीर में अपनी मूंछों पर ताव दे रहे 33 साल के मनोज अब इस दुनिया में नहीं है। रविवार को सही समय पर ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण मनोज ने दम तोड़ दिया। मनोज के गांव झटीकरा में पिछले 10 दिनों में 11 मौतें कोविड से हो चुकी हैं। मेरा छोटा भाई भी इसी मनोज जो था इसीलिए चला गया कि टाइम पे ना तो हॉस्पिटल मिला तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिली, कि इतना यंग एज में चला गया कि ऐसे नहीं कि उसको कोई बीमारी थी या कुछ भी, बिल्कुल फिट था। अगर टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती तो शायद हमारे बीच होता आगे। नजफगढ़ का झटीकरा गांव कोविड का नया हॉटस्पॉट है। यहाँ 2500 की आबादी में 800 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। सर लगभग 2500 की आबादी का ये गांव है और ये लगा लो 700-800 के करीब। हर घर में तकरीबन संक्रमण है, कोई ऐसा घर नहीं बच रहा होगा। आदमी बच रहे हैं, घर नहीं बच रहा होगा। मुझे बिल्कुल देखो यंग गया है, मेरा सहपाठी गया, बिल्कुल आंखों में दर्द, आंसू भरे हुए हैं, बिल्कुल सहपाठी गया मेरा। गांव के हालात खराब होते देख दिल्ली सरकार की टीमें भी गांव में संक्रमित ग्रामीणों को दवाइयां देती नजर आईं। लेकिन यहां से नजदीकी सरकारी ऑक्सीजन वाला अस्पताल 10 किलोमीटर दूर है। झटीकरा गांव से निकलकर हम नजफगढ़ के शिकारपुर गांव पहुंचे। यहां भी हालात बेहद बुरे हैं। पिछले एक हफ्ते में 8 ग्रामीणों की कोरोना से मौत हुई है। गांव के निवासी रमेश को कोरोना हुआ, लेकिन कहीं बेड ना मिलने से उनकी मौत हो गई। रात में एक आदमी नाम रमेश त्यागी था, रात में बीमार हुआ, तो उसके लिए एक हमारे यहाँ जाफरपुर हॉस्पिटल है उसमें गए। वहाँ कोई ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं थी उनको देने के लिए। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल नजफगढ़ गए, जो हमारा शहर लगता है, यहाँ से 10 किलोमीटर है वो भी। वहाँ भी किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी सुविधा नहीं थी, वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, छोटा हो डिस्पेंसरी हो, कोई सुविधा नहीं है। और उनकी ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनकी मौत हुई। गांव के हालात बहुत ख़राब हैं जी। लगभग 200 के आसपास एक्टिव केसेस अभी भी हैं। प्रशासन से बहुत ज़्यादा जितना भी है मैक्सिमम जो मिला है वो एक मेडिसिन और ऑक्सीमीटर की सुविधाएं पहुंच रही है। ना तो कोई ऑक्सीजन की सुविधा है, ना ही कोई हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस की कोई सुविधा है, और ना ही कोई दिल्ली सरकार की तरफ से, कोई हेल्थ की तरफ से कोई इस तरह से कोई अधिकारी यहाँ पे कोई विजिट करके गया कि इतने हालात खराब होने के बावजूद भी लोगों को पूछने वाला भी कोई नहीं है। यानी चमचमाती हुई दिल्ली से बाहर निकलते ही कोरोना के आगे बेबस गांव की सच्चाई सामने आ जाती है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो गांव में टेस्टिंग बढ़ा रही है और मरीजों को घर घर जाकर दवाइयां भी दी जा रही हैं। हर जिले के गांव देहात में खास करके खूब जांच कराई जा रही है, क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। हर जगह, हर गांव के पास या उस गांव के अंदर जो स्कूल है उसे एक टेस्टिंग फैसिलिटी में तब्दील किया गया है। तो कोशिश ये है कि मैक्सिमम टेस्ट हो और उसके हिसाब से आइसोलेशन हो। हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली, सबके गांव के हाल बुरे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन गांवों में जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। और अगर बात करें शिकारपुर की और या फिर इनके बगल में जो झटीकरा गांव है, वहां पर लगभग 900 केसेस हैं जो एक्टिव हैं इस वक्त, और यहाँ पर अस्पताल भी 10 किलोमीटर दूर है। तो फिलहाल स्थितियाँ भले ही शहरों में बेहतर हो रही हों, लेकिन गाँव में हालात अब खराब होते जा रहे हैं। सहयोगी शशिकांत झा के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। दिल्ली की 5 महीने की परी शायद कोविड की वजह से दम तोड़ने वाली सबसे कम उम्र की मरीजों में से एक है। कल शाम दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी में उसका अंतिम संस्कार किया गया। परी को विदा देते हुए हर कोई बिलख पड़ा। छोटी सी 5 महीने की बच्ची जो परी ही थी और नाम भी परी था, इस शमशान घाट में लाई गई है आज संस्कार के लिए। इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती है।
बस 150 दिन पहले इस दुनिया में आई परी को पिता प्रहलाद ने दी अंतिम विदाई। इतनी प्यारी मेरे बाबू चला गया। परी सिर्फ 5 महीने की थी और उसे कोविड हो गया। उसके आखिरी 6 दिन वेंटिलेटर पर मौत से संघर्ष करते हुए कटे। 6 दिन वेंटिलेटर पे पड़ी हुई थी। वो तो ये भी नहीं कहती कि मेरे दर्द हो रहा है कहीं, अब मुझे ले चलो। वो तो बोल भी नहीं पाई होगी कितना दर्द हुआ होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तो मेरी तो बच्ची नहीं है। परिवार ने जो कुछ संभव था वो सब किया। उसके चाचा ने उसे खून भी दिया। उसे ब्लड की कमी थी तो ब्लड मैंने खुद अपना ब्लड उसे चढ़वाया था। और ए प्लस क्या कहते हैं उसको ब्लड देकर के आया था मैं। 100 ml ब्लड चढ़ा था उसका। बीजेपी विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह शंटी अंतिम संस्कार में परिवारों की मदद करते रहे हैं। उनका कहना है कि इसके पहले ऐसा कभी नहीं देखा। इस बच्ची ने कल हमारे शमशान घाट में सबको रुला दिया। मुझे लगता है ये बच्चों में वायरस का आना बहुत खतरनाक है और कोई इलाज ना मिल पाना उससे ज़्यादा खतरनाक है। मैंने कल उनको जब शक्ल दिखाई दी वाकई परी थी उनकी। परी के पिता के मुताबिक संक्रमण इतना ज्यादा था कि उसने परी के फेफड़े खराब कर दिए। उसके फेफड़े खराब कर दिए थे कोरोना ने। परिवार की रुलाई रुक नहीं रही। 3 साल का बेटा कहता रहता है छोटी बहन के साथ वीडियो कॉल कराओ। परी का भाई तो ये कह रहा है मेरी वीडियो कॉल करवा दो मेरी परी से। उसे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बाबू है भी या नहीं है। कहानी कहते वक्त हम पत्रकार कभी कभी ये सोचते हैं कि सही तरीके से हम कैसे कहानी को बता सकते हैं, सही गलत का बहुत ध्यान रखते हैं हम। लेकिन कई ऐसी बार कहानियाँ ऐसी भी होती है जहाँ पे सही गलत नहीं सोच सकते हम। कुछ ऐसी कहानी ये भी एक है जहाँ पे बताते वक्त आपको हाथ काँप रहा है कि एक पिताजी ने अभी अभी उनके 5 महीने बच्ची को दफनाया है। इससे दर्दनाक और चीज़ क्या हो सकती है। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ नई दिल्ली में सोनाक्षी चक्रवर्ती, NDTV के लिए।